गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। दोस्तों, इस मुश्किल समय में जब हमारा पूरा देश एक बीमारी के दौर से निकल रहा है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। ये केस दिल्ली ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और ये मैटर 87 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 38 पे रिपोर्ट हुआ। केस 8 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर जो है वो असेसमेंट ईयर 11-12 का है। फ्रेंड्स, इस केस में 4-5 इशू इन्वॉल्व थे, लेकिन मेन 3 इश्यूज़ मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला केस जो मैटर है वो ये है, इस केस में असेसी ने एम्प्लॉइज़ का जो शेयर था ESI का और प्रोविडेंट फंड का, वो उन एक्ट्स के अंदर जो डेट दी होती है ड्यू डेट, उससे लेट जमा किया था, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा कर दिया था। लेकिन AO साहब ने उसको नहीं माना और उसकी एडिशन कर दिया था। उसी मैटर पे CIT ने असेसी को रिलीफ दिया और जब ये मैटर ITAT में गया तो ITAT ने इस मैटर पे ये कहा कि जब किसी मुद्दे पर 2 जजमेंट्स अवेलेबल होते हैं, एक असेसी के फेवर में होता है और एक असेसी के फेवर में नहीं होता, तो वो जजमेंट लिया जाना चाहिए जो असेसी के फेवर में होता है। तो और ये बात कहते हुए असेसी को इस बात पे रिलीफ दिया। ये बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये केस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ESI और प्रोविडेंट फंड के एम्प्लॉय शेयर के लेट जमा होने पर, तो ये केस दिल्ली ITAT का है, तो दिल्ली के केसेस पर बहुत अच्छे से ये अप्लाई होता है। और इस केस के अंदर एक बहुत अच्छा लॉ जो दिल्ली ITAT ने दिया कि जहाँ पे 2 जजमेंट्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे वो जजमेंट लिया जाना चाहिए जो कि असेसी के झुकाव में होता है, असेसी के फेवर में होता है। दूसरा मैटर इस केस में जो इन्वॉल्व था वो ये था कि असेसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस और दिवाली एक्सपेंसेस थे, तो AO साहब ने ये कह के कि ये एक्सपेंसेस जो हैं वो पर्सनल इन नेचर हैं, तो उनको डिसअलाउ कर दिया था। तो इस केस में इस मैटर पे भी CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दे दिया था। और जब इस मैटर पे ITAT ने अपनी बात कही तो वो यही कही कि AO ने ये कह के पर्सनल एक्सपेंसेस कह के इस पे एडिशन तो किया, लेकिन ये नहीं बताया अपने ऑर्डर में कि ये AO साहब ने ये इनको पर्सनल एक्सपेंसेस माना क्यों है। तो इस रीजनिंग के अभाव के अंदर जो है ये एडिशन जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती और दिल्ली ITAT ने वो एडिशन को भी डिलीट कर दिया। इसमें तीसरा मैटर ये था कि AO ने असेसी की सेक्शन 14A रूल 8D के अंदर एडिशन किया था, ये कहते हुए कि असेसी ने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है और उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे हैं उसका जो एडिशन सेक्शन 14A रूल 8D में किया जाता है, तो वो किया था। तो फैक्ट्स में ये बिल्कुल क्लियर था कि असेसी ने कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो नहीं की थी। CIT अपील ने भी असेसी के एडिशन को डिलीट कर दिया था। बिल्कुल क्लियर कट केस था, कोई असेसी को कोई एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आई थी। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि AO बिना कोई दिमाग लगाए जहाँ पे भी उनको इन्वेस्टमेंट्स दिखती हैं वो सेक्शन 14A रूल 8D की एडिशन कर देते हैं। कई बार अमाउंट इतना छोटा होता है इसलिए असेसी जो है वो अपील में नहीं जाता, लेकिन वो प्रेसिडेंस बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि असेसी ने इस बात पे भी अपना ग्राउंड ऑफ अपील लिया। असेसी अपील में तो था ही, तो इसलिए जो है इस बात पे भी ITAT ने ये कहा कि देयर इज़ वेरी clear facts on the file of the assessee that no exempt income has been earned by the assessee during the year. So the addition made under section 14A rule 8D cannot sustain. Friends, इस केस में तीनों मैटर्स पे, हालांकि 1-2 और इसमें एडिशंस थी, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीनों मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला मैटर जो एम्प्लॉइज़ का जो शेयर है प्रोविडेंट फंड का और ESI का, यदि वो लेट डिपॉजिट हुआ है ड्यू डेट से लेकिन रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा हो गया है, तो ITAT ने ये कहा कि
जहाँ पे दो जजमेंट्स अवेलेबल होते हैं, एक जजमेंट एसएससी के फेवर में होता है, एक डिसफेवर में होता है, तो उन फैसलों को कंसिडर किया जाना चाहिए जो एसएससी के फेवर में हो। दूसरा, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के लिए और दिवाली एक्सपेंसेस के लिए ITAT ने ये कहा कि EO साहब ने कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं दी है जिससे उन्होंने कोई रीजनिंग दी हो कि उन्होंने इनको पर्सनल एक्सपेंसेस क्यों माना। खाली ये कह देने से कि ये पर्सनल एक्सपेंसेस इन नेचर हैं, उसका एडिशन सस्टेन नहीं किया जा सकता। और तीसरा, सेक्शन 14A के लिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये फाइल से क्लियर है कि एसएससी ने अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को नहीं कमाया है, इसीलिए सेक्शन 14A रूल 8D की एडिशन जो है वो सस्टेन नहीं की जा सकती। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus D Development Engineers Limited, and this case has been reported in 87 ITR Tribunal at page number 38. Thank you, friends.